गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपको जीएसटी के अंदर जो कंपोजिशन स्कीम है वो बता रहा हूँ। सबसे पहले आपको एक चीज़ ध्यान रखना चाहिए। जीएसटी में तीन प्रकार के लोग होते हैं। मान लो आपने कोई आपने कोई भी शॉप ओपन की, ठीक है। आपने मान लीजिए यहाँ पे सेल की। अब आपको पता है कि कोई भी आदमी अगर 5 कंडीशन पूरी कर देता है तो उस पर जीएसटी लगता है। गुड्स और सर्विस होना चाहिए, उसकी सप्लाई होनी चाहिए, सप्लाई टैक्सेबल टेरिटरी में होनी चाहिए, पर्सन टैक्सेबल पर्सन होना चाहिए, और जो वो प्रोडक्ट बेच रहा है वो एग्जेम्प्ट नहीं होना चाहिए। तो मान लो ये जो शॉपकीपर है ये पांचों कंडीशन पूरी कर रहा है। तो जब आप पांचों कंडीशन पूरी कर देते हो ना, तो सबसे पहले अगर आपने एक भी कंडीशन मिस कर दी तो यू आर नॉट लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन। तो तुमको जीएसटी में अनरजिस्टर्ड पर्सन बोलेंगे, ठीक है। और अगर तुमने पांचों कंडीशन पूरी कर दी तो सबसे पहले आपको सेक्शन 22 में जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, है ना। एच पर 25 आपको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। अब जब आप रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं, अब आपको रजिस्ट्रेशन तो हो गया, अब आपको जीएसटी पे करना है। तो जीएसटी पे करने के लिए दो प्रकार की स्कीम है, एक नॉर्मल स्कीम और एक कंपोजिशन स्कीम, ठीक है। अगर नॉर्मल स्कीम और एक है कंपोजिशन स्कीम। अब नॉर्मल स्कीम में आप अपनी लायबिलिटी कैसे डिस्चार्ज करोगे? तो कोई आदमी जो नॉर्मल स्कीम में है तो वो अपनी लायबिलिटी कैसे डिस्चार्ज करेगा? वो कैसे करेगा? जो भी उसका सेल का टैक्स होगा, मतलब सबसे पहले आप गुड्स की वैल्यू निकालेंगे, जो भी आपकी सेल प्राइस है। तो आपने कोई भी गुड्स और सर्विस है उसकी वैल्यू निकाल ली। सपोज करो आपने 200 रुपये का कोई है ना पेन बेचा, उस पे क्या लगा दो? जीएसटी। तो ये तुम्हारा आ जाएगा आउटपुट टैक्स। तो मतलब कहने का मतलब है जो भी आपने सेल की उस पे जो सेल का टैक्स होता है वो आउटपुट टैक्स होगा। बच्चों जब आप सेल करोगे तो आप बहुत सारी परचेज करोगे। तो जो नॉर्मल स्कीम वाला होता है ना, वो जितनी भी परचेज करता है उसकी जो एलिजिबल आईटीसी होती है, आईटीसी चैप्टर के हिसाब से वो ले लो, और सेल के टैक्स में से परचेज का टैक्स लेस कर दो, और बैलेंस अमाउंट तुम्हें सरकार को पे करना है। तो बताइए नॉर्मल आदमी अपनी लाइबिलिटी कैसे डिस्चार्ज करता है? जो भी महीने उसकी सेल का टैक्स होता है वो ले लो, और जो भी महीने उसकी परचेज है तो जिन जिन परचेजेस की उसको आईटीसी मिलेगी, एलिजिबल आईटीसी एज पर सेक्शन 16-17, वो लेस कर दो, और बैलेंस आप सरकार को पे कर दो। तो एक तो इस तरह से हम अपनी लाइबिलिटी डिस्चार्ज करते हैं नॉर्मल स्कीम वाला। जो कंपोजिट स्कीम वाला होता है ना, उसके लिए बच्चों ऐसा नहीं होता। वो क्या करेगा? जो भी उसकी सेल हुई, जो भी उसकी क्या हुई, सेल हुई, तो 3 क्वार्टर में उसकी जो सेल हुई, जैसे मान लो अप्रैल मई जून, मान लो अप्रैल मई जून में उसकी 20 लाख रुपए सेल हुई, है ना। तो जब वो कस्टमर को जो माल बेचेगा ना, उस पर तो किसी प्रकार का कोई जीएसटी नहीं लगाएगा। और जैसे ही 3 क्वार्टर खत्म हो जाएंगे, तो मान लो 3 क्वार्टर में उसकी सेल 45 लाख रुपए हुई, तो 45 लाख का एक नोटिफाइड परसेंटेज होता है। 1% भी होता है, 5% भी होता है, 6% भी होता है। ये सरकार को अपनी जेब से पे कर देगा। तो बताइए क्या होता है कंपोजिशन स्कीम? कुछ नहीं सर। नॉर्मल स्कीम वाला तो क्या करता है, पूरे महीने की महीने सरकार को कैसे टैक्स पे करता है? सेल का टैक्स माइनस परचेज का टैक्स, बैलेंस पे टू गवर्नमेंट। और जो कंपोजिट स्कीम वाला होता है ना, जब वो अपने कस्टमर को माल बेचेगा ना, 1 रुपया भी चार्ज नहीं करेगा जीएसटी के नाम से। और जब पूरा महीना, पूरा 3 क्वार्टर हो जाएंगे, 3 क्वार्टर की जो भी सेल हुई उसका टोटल लगाएंगे, और उसका 1% सरकार को पे कर देंगे, और कोई परचेज की आईटीसी आपको नहीं मिलेगी।
ठीक है। तो नॉर्मल स्कीम और कंपोजिशन स्कीम में आई होप आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा। बट ये ध्यान रखना, जो कंपोजिशन स्कीम होती है ना, वो हर लोगों के लिए नहीं होती, वो छोटे लोगों की होती है जिनका टर्नओवर कम है। तो अगर आपका टर्नओवर 1.5 करोड़ से ज्यादा है, या कुछ स्टेट्स में 75 लाख से ज्यादा है, तो आप इस स्कीम में जा ही नहीं सकते। और अगर आपका टर्नओवर 1.5 करोड़ से कम है, कुछ स्टेट में 75 लाख से कम है, तो आपके पास जाने का ऑप्शन है, कोई कंपल्सरी नहीं है। आप चाहो तो नॉर्मल स्कीम में भी जा सकते हो। तो एक बार आगे बढ़ने से पहले एक बार दिमाग में थॉट प्रोसेस लेके आओ। कोई भी आदमी जो जीएसटी लॉ की सारी कंडीशन पूरी कर देता है, उस पर जीएसटी लगेगा, वो अपना रजिस्ट्रेशन करवाएगा। रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद उसके बाद ऑप्शन है, लेकिन ऑप्शन उन्हीं के पास है जिनका टर्नओवर कम है। तो अगर टर्नओवर ज्यादा है, तो आपको तो क्या करना है, नॉर्मल स्कीम में ही रहेंगे, सेल का टैक्स माइनस परचेज का टैक्स। और अगर आपका टर्नओवर कम है, तो आप चाहो तो नॉर्मल स्कीम में भी जा सकते हो और कंपोजिशन स्कीम में भी जा सकते हो। अगर मान लो आप नॉर्मल स्कीम में चले गए, तो वही सेल का टैक्स माइनस परचेज का टैक्स। लेकिन अगर आप कंपोजिशन स्कीम में चले गए, तो जो भी आपकी 3 महीने में जो सेल है, उसका 1%, 5% आपको पे करना है। ओके, तो बच्चों एक बार समझ में आ गया आप लोगों को? हाँ सर। अच्छा, अब मैंने इसको पढ़ाने से पहले कुछ बैकग्राउंड क्रिएट किया है, तो एक बार अपन बैकग्राउंड पढ़ लेते हैं। कोई भी पर्सन जो प्रीवियस 5 कंडीशन सेटिस्फाइड कर चुका है, तो उसके टैक्सेबल पर्सन बोलेंगे, एंड वो जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए लाइबल। तो सबसे पहले तो आप ये देखो कि लाइबल हो या नहीं हो। अगर लाइबल नहीं हो तो बात वहीं खत्म। और अगर लाइबल हो तो सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करवा लो। नाउ क्वेश्चन अराइज, रजिस्ट्रेशन हो गया हमारा जीएसटी में। कोई भी पर्सन जो जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए लाइबल है, तो वो अपनी लाइबिलिटी कैसे डिस्चार्ज करेगा? जीएसटी में लाइबिलिटी डिस्चार्ज करने के 2 मैनर है, नॉर्मल स्कीम और कंपोजिशन स्कीम। हाउ टू डिस्चार्ज टैक्स लाइबिलिटी इन नॉर्मल स्कीम? जो भी आपकी गुड्स और सर्विस है, उसकी जो वैल्यू है वो निकाल लो, उस पर जीएसटी लगा दो, जीएसटी की जो रेट होती है। इससे क्या निकल जाएगा? आउटपुट टैक्स। जो भी आपकी परचेज है, उसका जो एलिजिबल आईटीसी है वो ले लो, और आउटपुट टैक्स में से इनपुट टैक्स माइनस कर दो। ये आपको पे करना है। पहले मुझे बताइए बच्चों, नॉर्मल स्कीम समझ में आ गई क्या? हाँ सर। हाँ सर। अच्छा, अब यहां पे हम बात करते हैं आगे, हाउ टू कंप्यूट वैल्यू। अब वैल्यू कैसे निकालेंगे? इसके लिए सेक्शन 15 और वैल्यूएशन रूल चैप्टर पढ़ना पड़ेगा। किसकी आईटीसी मिलती है, किसकी नहीं मिलती, इसके लिए सेक्शन 16 से 18 पढ़ेंगे अलॉन्ग विद रूल्स। तो वैल्यू कैसे निकालेंगे, इसके लिए सेक्शन 15 पढ़ना पड़ेगा। कौन कौन सी चीजों की आईटीसी मिलती है 16 से 18, ठीक है। दूसरा होता है कंपोजिशन स्कीम वाला अपनी लाइबिलिटी कैसे डिस्चार्ज करेगा। कंप्यूट द एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ ईच क्वार्टर। जो अपने टैक्सेबल पर्सन में टर्नओवर निकालना सीखा था, वही टर्नओवर होता है। ईच क्वार्टर का टर्नओवर निकालो, टर्नओवर आ गया। और कंपोजिशन रेट जो भी जीएसटी की होती है वो लगा दो। और ये कंपोजिशन टैक्स आपको ईच क्वार्टर पे करना पड़ेगा, और ये आपको अपनी जेब से पे करना पड़ेगा, जेब से। मतलब जब नॉर्मल स्कीम वाला होता है, अगर वो कस्टमर को माल बेचेगा 2,000 रुपए का, तो कस्टमर से जीएसटी ले लेगा। लेकिन कंपोजिशन स्कीम वाला है, वो 2,000 का माल बेचेगा, किसी प्रकार का कोई टैक्स नहीं लगाएगा। जब क्वार्टर खत्म हो जाएगा, तो अपनी जेब से सरकार को टैक्स पे करेगा। आई होप ये बातें यहां तक सबको क्लियर। यस सर। कंपोजिशन स्कीम क्या होती है, कंपोजिशन स्कीम में कौन जा सकता है, कौन नहीं जा सकता, इसके लिए सेक्शन 10 अलॉन्ग विद कंपोजिशन रूल पढ़ने पड़ेंगे। तो पहले बताओ, आपको ये स्कीम समझ में आ गई क्या? नॉर्मल स्कीम और कंपोजिशन स्कीम में फर्क क्या होता यस सर। यस सर। है? तो नॉर्मल स्कीम वाला तो सेल का टैक्स माइनस परचेज का टैक्स लेस करेगा, और कंपोजिशन स्कीम वाला जो भी उसका 3 महीने में जो सेल हुई, उसका नोटिफाइड परसेंटेज अपनी जेब से सरकार को पे कर देगा। चले अपन आगे। हाँ सर। अच्छा, हाँ सर। फिर मैंने एक आपको एग्जाम्पल क्रिएट करके और समझाया है। जैसे मान लीजिए एक आर लिमिटेड है, उसने 1 लाख रुपए के गुड्स बेचे ए को।
बताओ वो आर लिमिटेड जीएसटी लगाएगा बोलो। मिस्टर ए के एक्सपेंसेस है 5 लाख एंड उसका मार्जिन है 4 लाख। अब मिस्टर ए ने माल किसको बेचा, बी को। तो देखो आर लिमिटेड एक नॉर्मल आदमी है, तो वो अपनी अकाउंटिंग कैसे करेगा नॉर्मल। देखो आर लिमिटेड ने तो ए को माल बेचा, अब ए अपनी अकाउंटिंग कैसे करेगा, और ए नॉर्मल स्कीम में है। तो ए सबसे पहले, क्योंकि ए नॉर्मल स्कीम में है, तो जो परचेज का टैक्स लग के आया है उसकी आईटीसी मिल जाएगी। तो आईटीसी को बैलेंस शीट में दिखाएगा बोलो, और आईटीसी मिल जाएगी तो अपनी परचेज 1 लाख की दिखाएगा। ये सेल 5 खर्चे और मार्जिन, ये सेल आ गई, ठीक है। और सेल पे जो भी टैक्स आएगा, जो बी को इनवॉइस काटेगा, तो सेल पर बताओ 12% जीएसटी लगाएगा। बी से कितने रुपए लेगा, 21,28,000, और 19 लाख तो वो अपनी सेल दिखा देगा, और 228 का वो आउटपुट दिखा देगा। और फिर सरकार को बताओ क्या करेगा, 228 में से 120 पे कर देगा। तो बताओ नॉर्मल रजिस्टर पर्सन की अकाउंटिंग समझ में आ गई क्या। यस सर। यस सर। अब अगर मान लो एक इसमें चले जाता है कंपोजिशन स्कीम में, एक इसमें चल जाता है, तो कंपोजिशन। अब बताओ ए अपनी अकाउंटिंग कैसे करेगा। बताओ 11,20,000 का माल खरीद के लाया था ना, कंपोजिशन वाले को किसी प्रकार की आईटीसी नहीं मिलेगी, तो वो अपनी 11,20,000 की परचेज दिखाएगा, कोई आईटीसी नहीं होगी बोलो। यस सर। वही अपने एक्सपेंसेस, वही अपना प्रॉफिट, और बी को माल बेचेगा। जब बी को माल बेचेगा तो किसी प्रकार का कोई जीएसटी नहीं लगाएगा, तो इसका कोई आउटपुट नहीं होगा और कोई इनपुट नहीं होगा। और जैसे ही जो उसकी क्वार्टर खत्म हो जाएगा, तो जो उसकी सेल है उसका मान लो सपोज करो 1% रेट है, ये अपनी जेब से पे कर देगा। तो आई होप बच्चों मैंने आपको थ्योरेटिकल भी समझा दिया और प्रैक्टिकल भी समझ में आ गया हो कंपोजिशन स्कीम और नॉर्मल स्कीम में क्या डिफरेंस। यस सर। यस सर। अब नाउ हम आगे बढ़ने से पहले एक बार कंपोजिशन स्कीम और नॉर्मल स्कीम के डिफरेंस समझते हैं। डिफरेंस बताओ, यहां रजिस्टर्ड होता है, यहां भी वो रजिस्टर्ड होता है। रजिस्टर तो दोनों जगह होते हैं, राइट। यस। इसको आईटीसी मिलती है, इसको आईटीसी नहीं नहीं मिलेगी। मिलती है। या कस्टमर से आउटपुट टैक्स चार्ज करेगा, या कस्टमर से आउटपुट टैक्स चार्ज, नहीं नहीं करेगा। करेगा। या टैक्स इनवॉइस इशू करेगा। जब जब अपन ध्यान रखो सामने वाले से जीएसटी चार्ज करते तो टैक्स इनवॉइस इशू करेंगे, हाँ क्योंकि जी ये सर। जीएसटी चार्ज नहीं करता तो बिल ऑफ सप्लाई इशू करेगा। ये आपने इनवॉइस चैप्टर में पढ़ा होगा। ये यस। आउटपुट टैक्स पे करने के लिए लाइबल है, ये कंपोजिशन टैक्स पे करने के लिए क्या है, लाइबल है। ये मंथली लाइबिलिटी डिस्चार्ज करता है, ये मंथली करता है क्वार्टरली करता है, क्वार्टरली। क्वार्टरली। ये अपनी लाइबिलिटी कैसे डिस्चार्ज करता है, आउटपुट टैक्स माइनस गुड। इनपुट टैक्स। ये अपनी लाइबिलिटी कैसे डिस्चार्ज करता है, टर्नओवर का नोटिफाइड परसेंटेज पे करके। ये बताओ रिटर्न कैसे बढ़ता है, मंथली, GSTR 1। ये क्वार्टरली सर। बढ़ता है, क्वार्टरली। यस। है ना। कौन कौन से रिटर्न बढ़ता है, 103 भी, और ये बताता है CMP 08। इसकी अकाउंटिंग कॉस्ट ज्यादा होती है, क्योंकि इसको आईटीसी लेनी होती है, तो अकाउंट वो सोच समझ के लेनी होती है। हर इनवॉइस पे कस्टमर से चार्ज करना वो भी सोच समझ के लेना होता है, उसकी कॉस्ट बढ़ेगी। इसको कोई आईटीसी नहीं मिलती और कस्टमर से किसी प्रकार का कोई टैक्स चार्जता नहीं है, तो अकाउंटिंग कॉस्ट बिल्कुल कम होगी। बस 3 महीने की सेल का टोटल लगाना है। इसको रिकॉर्ड ज़्यादा रखने पड़ेंगे क्योंकि आईटीसी ले रहा है, इसको मिनिमम रिकॉर्ड रखने पड़ेंगे। आई होप बात समझ में आ गई। यस सर। अब टाइप्स ऑफ कंपोजिशन स्कीम इन फोर्स बताओ। इंडिया में 2 प्रकार की कंपोजिशन स्कीम है, 2 बार, ठीक है। कितने प्रकार की स्कीम है, 2 प्रकार की। दो प्रकार। एक होता है, कैसे कैसे लोग होते हैं, एक आदमी जो 100% गुड्स का सप्लायर है, 100% गुड्स का सप्लायर, बोलिए। एक आदमी गुड्स का सप्लायर है और प्लस उसने कोई लोन एडवांस दे रखा है किसी को, उस पर ब्याज मिलता है। एक आदमी जो गुड्स का सप्लायर है, उसको लोन एडवांस पे ब्याज मिलता है, और एक रेस्टोरेंट वाला है, रेस्टोरेंट की सर्विस देता है। एक आदमी जो गुड्स का सप्लायर है, इंटरेस्ट की इनकम है, रेस्टोरेंट की है, और लिमिटेड वैल्यू ऑफ सर्विस देता है। देखो बच्चों एक चीज ध्यान रखना, अगर आप सर्विस के सप्लायर हो ना, आपकी कुंडली में सर्विस का दोष आ गया, आपकी कुंडली में सर्विस का दोष आ गया ना, तो आप कहाँ नहीं जा सकते, कहाँ नहीं जा सकते, कंपोजिशन स्कीम में नहीं जा सकते। समझ में आ रही बात। यस सर।
लेकिन एक चीज बताओ मुझे कि जैसे एक आदमी है जो 100% गुड्स का सप्लायर, बोलो Yes, sir. बताओ, हर आदमी पैसा कमाता है, तो क्या वो बैंक में एफडी वेफडी बनाता हो नहीं बनाता होगा? Of course. अब एफडी बनाएगा तो उसको ब्याज भी मिलता हो नहीं मिलता होगा? अब Yes, बैंक sir. में एफडी हाँ सही बनाना, सर, ब्याज। अब बैंक में एफडी बनाना और उस पर ब्याज मिलना, तो एक तरीके से हम ये बोल रहे हैं कि आपने बैंक को लोन दिया और बैंक आपको रिटर्न में ब्याज दे रहा है, तो लोन देना क्या है? सर्विस की सप्लाई है। तो हाँ सर। आपकी कुंडली में सर्विस का दोष आ गया। तो जब शुरुआती दौर में जीएसटी में लेकिन कंपोजिशन सर स्कीम आई, एक ट्रांजेक्शन ऑफ सेकंड मनी आप को तो प्लीज लगता बोले नहीं नहीं, है। बोले नहीं, बोले नहीं कोई बच्चा। जब शुरुआती दौर में जीएसटी आया था तो वहां लिखा होता कि गुड्स का सप्लायर ही कंपोजिशन स्कीम में जा सकता है, लेकिन प्रैक्टिकली एक भी आदमी कंपोजिशन स्कीम में जाने के लिए एलिजिबल नहीं था। रीजन क्या है? रीजन ये है कि आपने मान लो बैंक में एफडी बना दी और बैंक आपको ब्याज दे रहा है, तो ये तो हर आदमी, कोई भी आदमी होगा बैंक में छोटा मोटा एफडी तो बनवाएगा ही बनवाएगा। अब एफडी बनाना मतलब बैंक को लोन देना और बैंक आपको ब्याज दे रही है, इसका मतलब ये सर्विस की सप्लाई होगी। अब आपकी कुंडली में सर्विस का दोष आ गया तो आप कंपोजिशन स्कीम में जा ही नहीं सकते थे। तो इसका मतलब प्रैक्टिकल लाइफ में एक भी आदमी कंपोजिशन स्कीम में जा ही नहीं पा रहा था क्योंकि उसकी इंटरेस्ट इनकम हो रही थी। इस समस्या को देखते हुए सरकार एक अमेंडमेंट लेके आई और सरकार ने बोला कि कंपोजिशन स्कीम में जाने के लिए जो लोन एडवांस डिपॉजिट का जो इंटरेस्ट होता है ना, उसको इग्नोर कर दो। ऐसे मान लो जैसे हुआ ही नहीं, मान लो हुआ ही नहीं, तो जब हुआ ही नहीं इसका मतलब आप केवल गुड्स का सप्लायर रह गए और आप कंपोजिशन स्कीम में जा सकते हो। तो सेकंड आदमी कौन है जो जा सकता है? गुड्स का सप्लायर और लोन एडवांस डिपॉजिट पे इंटरेस्ट, मतलब इग्नोर कर देना। आप जैसे मान लो आपका 1.5 करोड़ का, 1 करोड़ 40 लाख गुड्स की सेल और 1 लाख ब्याज की इनकम है, ऐसा मानो ब्याज की इनकम हुई नहीं, तो एक आपका टर्नओवर 1 करोड़ 40 लाख गया, कंपोजिशन में जा सकते हो। हमने पढ़ा था शेड्यूल 2 में कि आप रेस्टोरेंट वाला जो होता है ना, रेस्टोरेंट वाला वो गुड्स का सप्लायर, वो सर्विस का सप्लायर होता है, लेकिन कंपोजिशन स्कीम में जो रेस्टोरेंट वाला होता है उसको ऐसे बोल लो कि वो गुड्स का सप्लायर ही है। इसका मतलब रेस्टोरेंट वाला जो होता है ना, रेस्टोरेंट वाला, वो भी कंपोजिशन स्कीम में जा सकता है। तो कौन कौन जा सकता है? 100% गुड्स का सप्लायर, नंबर 1, गुड्स प्लस लोन डिपॉजिट पे जो ब्याज मिला वो वाला आदमी, तीसरा गुड्स लोन डिपॉजिट पे ब्याज मिला या जो रेस्टोरेंट की सर्विस दे रहा है वो कंपोजिशन स्कीम में जा सकता है। अच्छा, अब एक समस्या और हो गई कि जैसे मान लो एक दुकान है जिसका काम है वॉच बेचना, घड़ी बेचना। अब मान लो महंगी महंगी घड़ियां बेचता है और उसका टर्नओवर 1 करोड़ 40 लाख साल का है। अब मान लो मैंने उस दुकान पे जाके घड़ी खरीदी हरीराम वॉच कंपनी से, मेरी घड़ी खराब हो गई और बहुत महंगी पड़ी थी, तो बताओ मैं किसके पास जाऊंगा? छोटी मोटी दुकान के पास जाऊंगा, हरी वॉच के पास जाऊंगा? हरी वॉच के पास। अब हरी वॉच ने क्या किया, इसकी सर्विस कर दी, मतलब उसको ठीक कर दिया और मेरे से 1,000 रुपये लिया। अब देखा जाए तो वॉच बेचना गुड्स की सप्लाई है। अब उसने मुझे क्या दे दी? छोटी सी सर्विस दी थी, छोटी सी सर्विस। उसकी कुंडली में दोष आ गया सर्विस का, और सर्विस का सप्लायर कंपोजिशन स्कीम में नहीं जा सकता। बोलो ना, सर्विस का सप्लायर कंपोजिशन स्कीम में नहीं जा सकता। अब बताओ बच्चों, इतना बड़ा टर्नओवर, इतनी सी सर्विस, इसके लिए आप तो कंपोजिशन स्कीम से बाहर हो गए। तो कोई भी गुड्स वाला होता है वो छोटी मोटी सर्विस तो दे ही सकता है ना। तो बहुत सारे लोग इन कारणों से बाहर हो रहे थे, तो सरकार एक कॉन्सेप्ट लेके आई, अगर आपका सर्विस का टर्नओवर लिमिटेड वैल्यू तक है, मतलब एक ज्यादा वैल्यू नहीं, लिमिटेड है, रेंज में है, तो आप भी कंपोजिशन स्कीम में जा सकते हैं। वो रेंज क्या है? वो रेंज क्या है? जैसे मान लो आपका गुड्स का टर्नओवर 1 करोड़ है और सर्विस का टर्नओवर मान लो आपका 7 लाख रुपए है, तो टोटल टर्नओवर कितना हुआ? 1 करोड़ 7 लाख। 1 करोड़ 7 लाख का 10% ले लो, मान लो वो आया 10,70,000, और 5 लाख ले लो। क्या है फॉर्मूला? जो भी आपका टर्नओवर है
गुड्स प्लस सर्विस का, उसका टोटल लगाओ, उसका 10% ले लो, वो आया 10,70,00,000, मतलब 10,70,000, और 5 लाख फिक्स है, ये 5 लाख। इन दोनों का हायर ले लो, तो हायर कितना हुआ? 10,70,000। अब बताओ सर्विस का टर्नओवर इससे कम है क्या? सर बिल्कुल कम है, तो आप भी कंपोजिशन स्कीम में जा सकते हैं। तो 4 लोग हैं जो कंपोजिशन स्कीम में जा सकते हैं। प्योरली गुड्स का सप्लायर, गुड्स प्लस लोन एडवांस डिपॉजिट का जो इंटरेस्ट होता है वो वाला जा सकता है, रेस्टोरेंट सर्विस वाला भी जा सकता है, और अगर आपकी सर्विस लिमिटेड वैल्यू तक है तो भी आप कंपोजिशन स्कीम में जा सकते हो। लिमिटेड वैल्यू क्या होती है? टोटल टर्नओवर का 10% और 5 लाख, दोनों में से जो हायर है, अगर वो वैल्यू निकाल लो, अगर आपका सर्विस का टर्नओवर उस हायर से कम है तो आप कंपोजिशन स्कीम में जा सकते हो। एक एग्जांपल और पूछ लेता हूं आपसे। मान लो आपका गुड्स का सप्लायर, गुड्स का टर्नओवर मान लो 50 लाख है, सर्विस का टर्नओवर मान लो 4 लाख रुपए है, कितना हुआ? 54। 54 का 10% 5,40,000 और 5 लाख, इन दोनों में जल्दी से बताओ हायर क्या है? 5,40,000। अब बताओ सर्विस का टर्नओवर 540 से कम है ना? यस, कंपोजिशन स्कीम में जा सकता है। एक एग्जांपल और, गुड्स का टर्नओवर है 1 करोड़, सर्विस का टर्नओवर है 20 लाख। बताओ टोटल कितना हुआ? 1 करोड़ 20 लाख। इसका 10% कितना हुआ? 12 लाख और 5 लाख। इन दोनों में ज्यादा क्या है? सर 12 लाख। सर्विस का टर्नओवर इससे ज्यादा है, ये कंपोजिशन स्कीम में नहीं जा सकता। तो सबसे पहले आपको ये पता लगाना है कि भाई कंपोजिशन स्कीम में कौन जा सकता है। 100% गुड्स का सप्लायर जा सकता है, 100% गुड्स का सप्लायर प्लस लोन एडवांस डिपॉजिट पे ब्याज मिलता है तो उस ब्याज को इग्नोर कर देना, वो भी जा सकता है। गुड्स प्लस रेस्टोरेंट वाला भी जा सकता है, रेस्टोरेंट वाले को हम गुड्स ही मानेंगे इस चैप्टर में। और गुड्स प्लस लिमिटेड वैल्यू ऑफ सर्विस का सप्लायर, ये कहां जा सकता है? कंपोजिशन स्कीम में। तो बताओ सेक्शन 10 बोलता है कि ये जो 4 लोग हैं, जैसे आपको कंपोजिशन स्कीम में 24-25 में जाना है, उससे जस्ट पहले वाला साल कौन सा हुआ? 23-24। अगर 23-24 का टर्नओवर 1.5 करोड़ से कम है या नोटिफाइड स्टेट में 75 लाख से कम है, क्या बोला मैंने? आपको 24-25 में कंपोजिशन स्कीम में जाना है। इस साल को छोड़ दो, उससे जस्ट पहले वाला साल देखो, उसका एग्रीगेट टर्नओवर अगर 1.5 करोड़ से कम है और नोटिफाइड स्टेट में 75 लाख से कम है, यू कैन गो फॉर कंपोजिशन स्कीम। और कंपोजिशन रेट क्या होगी? 1%, 1% ऑफ टर्नओवर। लेकिन अगर आप रेस्टोरेंट वाले हो तो 5% ऑफ टर्नओवर आपको कंपोजिशन रेट से टैक्स पे करना पड़ेगा, 5% टैक्स पे करना पड़ेगा। तो बताइए इस स्कीम में कौन कौन नहीं जा सकता? पहली बात तो उसका टर्नओवर 1.5 करोड़ 75 लाख से ज्यादा तो जा ही नहीं सकता। अगर कम है तो अगर आप इनमें किसी में भी आ रहे हो तो जा सकते। अब मान लो आप 100% सर्विस के सप्लायर हो तो आप इस वाली स्कीम में नहीं जा सकते हो, या आप गुड्स प्लस सर्विस के सप्लायर हो लेकिन सर्विस की वैल्यू 10% से ज्यादा है, लिमिटेड वैल्यू से ज्यादा है, तो भी आप स्कीम में नहीं जा सकते हो, आप बाहर आ जाओगे यहां पे। तो ऐसे लोगों के लिए सरकार एक नई स्कीम लेके आई है। नई स्कीम किसके लिए लेके आई है? जो 100% सर्विस का सप्लायर है या जो गुड्स प्लस लिमिटेड वैल्यू सर्विस से ज्यादा का सप्लायर है, ये लोगों के लिए एक नई कंपोजिशन स्कीम आई है। नेक्स्ट नया सेक्शन है 10(2)(a). ये भी जा सकते हैं बट यहां पे लिमिट होगी 50 लाख। एग्रीगेट टर्नओवर अगर 50 लाख से कम है तो आप जा सकते हो, और यहां आपको कंपोजिशन रेट 6% की रेट से जीएसटी कंपोजिशन टैक्स पे करना पड़ेगा। तो आज की तारीख में 2 प्रकार की कंपोजिशन स्कीम है, एक तो वो 1.5 करोड़ 75 लाख वाली और एक 50 लाख वाली। बताओ 50 लाख वाली कंपोजिशन स्कीम में कौन जा सकता है? 100% सर्विस का सप्लायर
या गुड्स प्लस लिमिटेड वैल्यू से ज्यादा सर्विस दे रहे हो, तो आप इस स्कीम में तो जा नहीं पाओगे। एक नई स्कीम है, बट नई स्कीम में वही लोग जा सकते हैं जिनका टर्नओवर 50 लाख से कम हो, और रेट क्या होगी, 6% होगी। बोलिए बच्चों, आपको समझ में आ गया कि कंपोजिशन स्कीम में कौन जा सकता है? बोलिए। यस सर। तो बताओ कितने प्रकार की कंपोजिशन स्कीम है? अरे कितने प्रकार की दो। दो। बताओ सर्विस, जो प्योरली सर्विस का सप्लायर है, प्योरली सर्विस का सप्लायर है, बताओ वो कौन सी वाली स्कीम में जाएगा? 50 लाख वाली में या 10 है 50 लाख वाली में बोलो। और यहाँ पे रेट क्या है? 6%। तो मान लो एक आदमी सर्विस का सप्लायर है, सर्विस का सप्लायर है, और उसका टर्नओवर 51 लाख है, तो इधर तो आ ही नहीं सकता। नहीं बताओ सर। इधर भी जा सकता है, नहीं जा सकता? नहीं जा सकता सर। अगर उसका टर्नओवर 49 लाख है तो सर्विस का है, जा सकता है। जा सकता है। अच्छा तो आपके पास, जैसे मान लो आप, आपका गुड्स का टर्नओवर है 40 लाख और सर्विस का टर्नओवर है 40 लाख, वो 4 लाख, टोटल कितना हुआ? 44। 44। मुझे बताओ बच्चों, इस केस में बताओ वो कौन सी वाली स्कीम में जाएगा, ये वाली में या ये वाली में? फर्स्ट वाली में। फर्स्ट वाली में जाएगा सर। इसका 10%, 440 ज्यादा है सर्विस के से। और 5 लाख, whichever is higher। 5 लाख, 5 बताओ लाख। कम है ना? हाँ बताओ सर। अगर आपके पास चॉइस है कि आप दोनों में जा सकते हो, तो किस में जाना पसंद करोगे? पहले वाले फर्स्ट। में जाएंगे सर, रेट कम है। रेट कम है ना, हाँ, पहले वाले में जाएंगे ना। यस सर। ठीक है, तो बताओ। हाँ सर। अब मुझे बताओ, पहले आपको पहचानना है कि कौन सी स्कीम में जा सकते हो। बताओ सेकंड स्कीम किन लोगों के लिए बनी हुई है? जो प्योरली सर्विस सर्विस वाले लोगों की। या गुड्स का भी सप्लायर और सर्विस का भी सप्लायर, बट सर्विस की वैल्यू लिमिटेड वैल्यू से ज्यादा ज्यादा है। है। तो उसके बाद ऑप्शन है कि 50 लाख से तेरा टर्नओवर अगर कम है, प्रीसीडिंग फाइनेंशियल लगा, तू जा सकता है, बट तेरे को अपनी जेब से 6% पे करना पड़ेगा। तो आई होप कंपोजिशन स्कीम चैप्टर आपको समझ में आ गया होगा बच्चों। बोलिए जल्दी से बताइए। नहीं है सर, सर। आ गया सर, आ गया। तो बताओ, मैंने आपको शुरू से कैसे पढ़ाया? मैंने अभी लॉ पढ़ाया, पहले प्रोविजन समराइज करके बता दिए। सर देखिए, सबसे पहले आप चेक करो कि आप जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराने के लायबल हो या नहीं हो। फिर लायबल हो तो आपके पास लाइब्रेरी चार्ज करने के 2 ऑप्शन है, नॉर्मल स्कीम और कंपोजिशन स्कीम। अगर आपका टर्नओवर रेंज से ज़्यादा तो आप नॉर्मल में ही रहेंगे, कंपोजिशन में जा ही नहीं सकते। अगर टर्नओवर कम है तो आपके पास ऑप्शन है कि आप नॉर्मल में भी जा सकते हो और कंपोजिशन में भी जा सकते हो। नॉर्मल में हम क्या करेंगे, जो भी हमारा सेल का टैक्स होगा उसमें से परचेज का टैक्स माइनस करके सरकार को जमा करा देंगे। कंपोजिशन में क्या होगा, जो भी हमारा क्वार्टर में सेल हुई उसका नोटिफाइड परसेंटेज डिपेंड ऑन द स्कीम, कौन सी स्कीम में आप हो, वो आप सरकार को जमा करा देंगे। फिर मैंने बताया प्रैक्टिकली अकाउंटिंग कैसे करते हैं, कंपोजिशन वाला अपनी अकाउंटिंग कैसे करता है और वो अकाउंटिंग कैसे करता है। ठीक है, उसके बाद कंपोजिशन स्कीम और नॉर्मल स्कीम में डिफरेंस क्या है। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। उसके बाद हमारे पास 2 प्रकार की कंपोजिशन स्कीम होती है, एक ये वाली और एक ये वाली। तो बताइए ये वाली स्कीम कौन कौन जा सकता है? अगर आप 100% गुड्स के सप्लायर हो तो आप 1.5 करोड़ वाली स्कीम में जाओगे। अगर आप गुड्स प्लस केवल इंटरेस्ट की इनकम है तो आप 1.5 करोड़ वाली में जाओगे। गुड्स प्लस रेस्टोरेंट वाले हो तो 1.5 करोड़ वाले में जाओगे। अगर गुड्स प्लस रेस्टोरेंट या लिमिटेड वैल्यू ऑफ सर्विस है तो भी 1.5 करोड़ में जाओगे। नोटिफ स्टार्ट के लिए 75 लाख। यहाँ रेट 1% होती है, बट रेस्टोरेंट वाले टर्नओवर पे 5 होती है। लेकिन अगर मान लो आप 100% सर्विस के सप्लायर तो इधर आ जाओगे, गुड्स प्लस लिमिटेड वैल्यू से ज्यादा तो इधर आ जाओगे। आ गए। अब यहाँ टर्नओवर क्या होना चाहिए? 50 लाख से कम। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, बच्चे बताओ, आपका गुड्स का टर्नओवर है 49 लाख और सर्विस का टर्नओवर है 8 लाख। फर्स्ट वाली में। बताओ, एक सेकेंड,
गुड्स का टर्नओवर है ये और सर्विस का टर्नओवर है ये, क्या ये आदमी कंपोजिशन में जा सकता है या नहीं जा सकता? सोच के बताना, सिर्फ जल्दबाजी में मत बोलना। जा तो सकता है सर, बोलो बच्चों। जा सकता गुड्स है। का टर्नओवर 50 लाख। हाँ, जा सकता है सर। गलत 1.5 करोड़ रुपए तो गलत कम है ना। गलत गलत गलत। पहले आप देखो ये वाला, इसका टर्नओवर कितना है? 57। 57 का कितना? अच्छा सर, ये लिमिटेड वैल्यू वाले में भी नहीं आ रहा। 10% कितना? 5,70,000 70,000। 70,000। और 5 लाख, 5 लाख, विच एवर इज हायर। विच एवर पर इज सर्विस की वैल्यू ज्यादा है इससे, तो 8 5 लाख। लाख क्या 70,000। अब सर्विस की वैल्यू तो 8 लाख है, हाँ, आएगा ही नहीं, तो दोनों में ये ही नहीं स्कीम तो आएगा। बंद हो गई। बोलो। हाँ सर। अब आई ये वाली स्कीम। अब इस स्कीम में 57। जाएगा, लेकिन यहाँ पे 50 लाख से ज्यादा का टर्नओवर हो गया, हाँ सर। तो बताओ ये दोनों में ही नहीं जा सकता। आई क्या बात समझ में? आ गई सर। यस सर। ठीक है ना? तो आपको पहले पहचानना है कि हम जा भी सकते हैं या नहीं नहीं जा जा सकते। सकते। एक और एग्जांपल बताओ। गुड्स का टर्नओवर 30 लाख है और सर्विस का टर्नओवर 6 लाख है। बताओ ये कंपोजिशन स्कीम में जा सकता है? ये भी तो नहीं जा दूसरी वाली सकता। में जाएगा सर, दूसरी वाली में, पहली वाली में नहीं जा सकता। ये बोल रहा है पहली वाले में जाएगा, दूसरी में नहीं जाएगा। नहीं सर, पहली में नहीं जाएगा, दूसरी में चले नहीं, जाएगा। दूसरी में जाएगा, पहले में नहीं जाएगा। अब ये आदमी देखो, 36 हो गया टोटल। बोलो। हाँ, 360 तो और 5 36 लाख, का विच एवर इज हायर। 10%, 3,60,000 और और 5 5 लाख लाख हायर। हायर। पर सर्विस की ज्यादा है तो तो इसमें फर्स्ट तो में जा नहीं नहीं जाएगा। सकता। अब इसमें नहीं जा सकता तो ये वाले में आ गया। अब यहाँ पे बताओ, यस हाँ, टर्नओवर 50 लाख से कम है, 10 लाख से कम है। जा कम सकता है। है। अब 36 हाँ लाख सर। का हाँ सर। 6% सरकार को अपनी जेब से पे करेगा। तो बच्चों, मैंने शुरू के जो 6 पन्ने डिजाइन किए हैं, ये केवल एक समझाने के लिए किए हैं कि कौन आदमी जा सकता है और कौन आदमी नहीं जा सकता। आई होप यहां तक की बात समझ में आ गई होगी। हाँ सर। अब यहां से चालू होता है लॉ के प्रोविजन। लॉ के प्रोविजन, सेक्शन टू बी डिस्कस इन दिस चैप्टर। ठीक है बच्चों, हमको जो सेक्शंस पढ़ने हैं, एक पढ़ना 10(1), 10(2), 10(2)(a), ठीक है, प्रोविजो, सेक्शन 10(3), 10(4), 10(5). उसके अलावा हमको ये रूल्स पढ़ने, कंपोजिशन रूल्स 3, 4, 5, 6, 7। ये एकेडमिक है, ये हमको पढ़ना है। तो जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें ये आपका चैप्टर क्या हो जाएगा, ओवर हो जाएगा। आई होप आप समझ में आ गई होगी कंपोजिशन स्कीम बच्चों। हाँ सर। हाँ सर। किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकता है मेरे से। यहां तक सब रिटर्न डाउन कर लेंगे? ठीक है सर। कर लिया होगा आप लोगों ने नोट डाउन? हाँ सर, कर लिए 5 पन्ने तो। तो एक बार यहां तक कर लेना, अब आगे वाले भी कर लेना, बाकी मैं आपको कल समझा दूंगा। ओके सर वो बच्चों? वैल्यूएशन का भेजा है, उसका इसके बाद करना है।